भाई और बहनों, नमस्कार। मैं आज आपको भारत में प्रचलित जातिगत आरक्षण जैसी नीति और कानून के बारे में पूर्ण सत्य तथ्यों के साथ उजागर करने जा रहा हूं। साथियों, ये जातिगत आरक्षण किसी भी सरकार द्वारा जनता के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा है। आइए समझे कैसे। भारत सरकार ने आज़ादी के कुछ साल बाद बताया कि पिछड़ी जाति और जनजाति के उत्थान के लिए वह एक उपाय करने जा रहे हैं जो कुछ साल चलेगा, जिससे जातिगत भेदभाव समाप्त होगा, जातिगत समानता बनी रहेगी और राष्ट्र के संविधान के अनुरूप सब जन एक समान को बल मिलेगा। उद्देश्य था पुरानी पीढ़ीगत परंपरा जिससे तथाकथित पिछड़े लोगों में जो सक्षम हैं उन्हें समानता का हक मिल सके, वह लोग पीछे न रह जाएं, समाज उन्हें एक समान नजरिया और मौका दे। सबसे बढ़कर एक ऐसा माहौल और मुल्क दे जिसमें यह वर्णन ही ना आ सके कि कौन किस जाति से संबंध रखता है। सब जन एक समान बने रखें और समझे जाएं। इनकी समानता इतनी साफ, सुंदर और सुलभ हो कि जातिगत भेदभाव पूर्णतः समाप्त हो जाए। मूल रूप से इस बात पर गौर करना होगा कि ये वर्ण और जातियां क्यों बनी। ये किसी समय की जरूरत हो सकती थी, पर सामाजिक, प्रशासनिक, लोकतांत्रिक उत्थान, जागरूकता और स्वतंत्रता के बाद दिन ब दिन, पीढ़ी दर पीढ़ी बौद्धिक विकास के साथ ये दोष खुद ब खुद कम और समाप्त होते जाते हैं। ये सब चाहे हजरत मोहम्मद के समय में गुलामी प्रथा हो या जालिम हमलावरों से बचने के लिए सम्मान सरप समाज में बेरहम और दुष्ट कातिलों और जालिमों से अपनी औरतों को बेआबरू और हमलावरों का शिकार होने से बचाने के लिए सती प्रथा हो, या फिर बच्चों का घर बसाने के बहाने बिगड़ी और लालची बन गई दहेज प्रथा हो। जब समाज जागरूक होता है और कानूनी अधिकार और हक बराबर मिलने लगते हैं तो सबसे प्रमुख चाहे राष्ट्र या समाज की छत्र रूपी शासन पद्धति उन्हें संरक्षण, हक और हिफाजत प्रदान करते हैं, तो ये कुरीतियां स्वतः समाप्ति की ओर अग्रसर होने लगती हैं। किसी समय की जातिगत या सामाजिक जरूरत हो सकती थी, पर अब कुरीति बहुत पहले ही भारत या हिंदुस्तान से समाप्त हो चुकी होती अगर भारत दुर्भाग्यवश सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा असहाय ना रहा होता। सबसे बढ़कर सबसे सहनशील, सहिष्णु और धैर्यशील हिंदू संप्रदाय में तो ये स्वयं और सहज विलीन हो गई होती। भारतवर्ष की आजादी के बाद शायद संसाधनों की कमी के चलते यह आरक्षण का प्रस्ताव और नीति कुछ समय के लिए कारगर साबित हो भी जाती, पर हुआ क्या। जातिगत आरक्षण के बाद समस्त समाज जाति में विभाजित किया गया, हर एक पर उसकी जाति की छाप चिपका दी गई, इनके आधार पर पूरा वोट बैंक निर्मित किया गया। फिर स्थायी, भयानक और खौफनाक राजनीति शुरू हो गई। शबरी के जूठे बेर खाने वाले और भेदभाव न करने वाले भगवान श्री राम पीछे कर दिए गए और श्री राम के पारण स्वरूप संपर्क से स्वर्ण में हुए भरत या महर्षि वाल्मीकि या अन्य प्रमुख आगे कर दिए गए। मान लीजिए अगर श्री राम ही न होते तो क्या ये जीवनी उत्पन्न होती और ना ही उनसे जुड़े समस्त चरित्र। सबसे प्रमुख, अगर श्री राम खुद एक विलक्षण व्यक्तित्व न होते तो क्या उनके साथ जुड़ा कोई और चरित्र विलक्षण रह सकता था। भारत की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने जातिगत भेदभाव बुलाकर सबको गले लगाया, पर आज के राजनीतिज्ञों ने इस भेदभाव को कायम रखने का हर संभव प्रयास किया और अपने लीडर या नेता वही घोषित किए जो उन्हीं के जाति से संबंध रखते थे। कारण सभी जानते हैं, सिर्फ वोट बैंक के रास्ते सत्ता, धन और संपत्ति हासिल करना। आजकल के इन सस्ते राजनीति को चाहिए थे भेदभाव पूर्ण नरम जमीन जहां आसानी से नफरत के बीज बो सकें और पाप की झाड़ में उन्हें कखपति से अरबपति बनने का मौका हासिल आई। गरीब जाए भाड़ में, जरूरतमंद जाए चूल्हे में, भारत उनके निजी हितों के आगे वैसे भी आखिरी प्राथमिकता है। हमने समझ लिया कि हुआ क्या, अब समझे क्या होना चाहिए था। उसके बाद ये दुखना जरूरी है कि जातिगत आरक्षण जैसी नासमझ नीति लागू करके हमने क्या कर दिया है। होना सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए था कि सामाजिक कानूनी समानता के अधिकार के बाद जो गरीब वर्ग है उन्हें शिक्षा का पूर्ण अधिकार मिलता, ताकि उनमें जो सक्षम है वे पीछे न रह पाते। निम्न वर्ग को सक्षम करने के पूर्ण संसाधन और अधिकार मिलते, ताकि उनमें जो सक्षम और गुणी है प्रतिस्पर्धा में पीछे न रहकर बराबरी के साथ आगे बढ़ते। निम्न और गरीब वर्ग में पढ़ने के इच्छुक लोगों को सरकार की तरफ से वजीफों, छात्रावासों और खान पान का अधिकार मिलता, ताकि वह बराबरी और पूर्ण समानता के साथ प्रतिस्पर्धा में आगे रह पाते। सरकारों ने यह भीख की तरह नहीं, हक की तरह प्रदान करती। आरक्षण जैसी नीति ने हजारों आरक्षित वर्ग लोगों में से पहुंचाया लाभ सिर्फ कुछ एक को, और वह भी उसे नीचा दिखाकर, भेदभाव कायम रखकर, एहसान देकर। जबकि निम्न और गरीब वर्ग को पूर्ण शिक्षा का अधिकार अगर मिलता तो लाभ जाता हर घर में, और वह भी पूर्ण सम्मान के साथ भेदभाव बुलाकर। जातिगत भेदभाव मिटाने का आरक्षण सबसे सस्ता, घटिया और गलत तरीका है, इसे दोहराना पड़ेगा। जातिगत भेदभाव मिटाने का आरक्षण सबसे सस्ता, घटिया और गलत तरीका है। शिक्षा के अधिकार और सक्षम के लिए खुले द्वार ही सामाजिक, नागरिक, कानूनी, संवैधानिक, प्रशासनिक, प्रजातांत्रिक समानता का सही और सिर्फ एकमात्र हल है। बाकी सब एक धोखा है जिसे वोट बैंक के लालच में दिया जा रहा है। उनके साथ भी जिन्हें दिया जा रहा है, उनके साथ तो है ही है जिनसे छीना जा रहा है। सबसे प्रमुख तो यह है कि यह नीति संपूर्ण भारतवर्ष के साथ छल कर रही है। आइए समझे कहाँ प्रमुख उद्देश्य था जातिगत भेदभाव कम करना, उसे भुलाना।
हमने तो भेदभाव 2 पार्ट तक पहुंचा दिया और हर एक के माथे और छाती पर उसकी जाति चिपका दी। विदेश में अगर यही भेदभाव किसी एक के साथ हुआ होता तो प्रमुख खबर बन जाती। यहाँ लाखों सक्षम लोगों के साथ आरक्षण के नाम पर कानूनी जुल्म हो रहा है और मीडिया और प्रशासन खुद मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। जातिगत आरक्षण जैसे उपाय ने इस भेदभाव की सामाजिक बुराई को राष्ट्रीय संरक्षण की तरह संभालने और कायम रखने का काम किया है। इसे सुनना चाहिए दोबारा। जातिगत आरक्षण जैसे उपाय ने इस भेदभाव की सामाजिक बुराई को राष्ट्रीय संरक्षण की तरह संभालने और कायम रखने का काम किया है। जो जाति के आधार पर भेदभाव भुला देना चाहिए था, वह हर रोज हर एक घर में, शिक्षण संस्थानों में, सबसे बढ़कर कार्य क्षेत्र में सरकारी भेदभाव बनाकर हमेशा याद और ताज़ा रखने का प्रयास किया गया है। इस तरह जातिगत आरक्षण लागू करने का मूल उद्देश्य पराजित और ध्वस्त हो गया है। अब देखें यह आरक्षण का तरीका कितना कारगर है। क्या यह मूर्खतापूर्ण ढंग हक दिलाने के बजाय मासूम और जरूरतमंदों का हक छीनने, उन पर जुल्म करने का कानूनी तरीका तो नहीं बन गया है? दुनिया में कौन सा समझदार किसी को हक देने के लिए जरूरतमंद और सक्षम से उसका हक छीन कर दूसरे को देने की वकालत करेगा? ये नीति कहाँ तक तर्कसंगत है और कैसी सामाजिक, नैतिक, संवैधानिक और प्रजातांत्रिक समानता प्रदान कर रही है? ये तो मात्र एक से छीन कर दूसरे को देने का घटिया, सस्ता और भेदभावपूर्ण ढंग है। ये भी देख लें कि इस भारत का निर्माण हम करते जा रहे हैं। सिर्फ 1 किलोमीटर ही चले तो 40 समस्या नजर आती हैं। वह भी इन जैसी मूलभूत गलतियों और नासमझियों की देन है। सबसे भयंकर परिणाम तो यह है कि सक्षम व्यक्ति मौके के अभाव में देश छोड़ विदेश में संभावनाएं तलाश करने लगा है। इस तरह भारत का ब्रेन यानी दिमाग भारत में मौकों की संभावनाओं के अभाव में देश की जगह विदेश निर्माण में जुट गया है। इसे ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं। अपने ही सही और सक्षम लोगों को मौका और तरक्की न देना भारत के भविष्य से बद्धा मजाक है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हम खुद ही उस भारत का निर्माण कर रहे हैं जिसकी दुर्दशा पर हम हर रोज रोते फिरते हैं। इस भारत भवन में कच्ची ईंटें, भुरभुरी ईंटें, टूटी ईंटें और रेत की ईंटें लगा के इसके मजबूत रहने की मूर्खतापूर्ण कल्पना करते हैं। आगे बाद अगर कोई भी आरक्षण जैसी नीति का समर्थन करता है तो उसे भी कहिए कि इस तरह की कच्ची ईंटों से अपने घर का निर्माण करे और उसमें रहने की हिम्मत भी जुटानी होगी, अन्यथा देश से इस तरह के खिलवाड़ की वकालत वह ना करे। दुष्ट राजनीतिज्ञ और दूसरों के घर जलाकर उनके लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अभी भी मेरी बात का विरोध करेंगे, या फिर हम समझ सकते हैं, आशा रख सकते हैं वह भी सच्चा और सही रास्ता अपनाकर इसे सुधारने का प्रयास और सहयोग करेंगे। अक्षम और नासमझ प्रशासन भारत भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और उन असंख्य लोगों की जिंदगियों को नरक में झोंक रहा है जिन दोष रहित मासूमों से यह छीना जा रहा है। क्या यह वर्ग आके तड़प कर बाहर आएगा, इंसाफ के अभाव में विस्फोटक हो जाएगा? नहीं तो संभावनाओं के अभाव में देश ही छोड़ जाएगा। राष्ट्र की अधिकतर समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं अगर देश की राजनीति का स्तर इतना घटिया और नीच ना हो कि सच जानने और समझने के बाद भी इसे स्वीकार करने से परहेज किया जाए। वह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र भी विनाश को प्राप्त होते हैं जो सत्य जानने के बाद भी उसे स्वीकार करने के बजाय सत्य को फिर स्थापित करने में अग्रसर दिखते हैं। इन वाक्यों के माध्यम से क्या हम आशा रख सकते हैं भारतवर्ष के भविष्य से किया जा रहा खिलवाड़ा समाप्ति की ओर अग्रसर हो पाएगा? यह सोचने वाली बात है और आप सब से मेरी गुजारिश है, बेनती है, प्रार्थना है कि इस पर पूरा ध्यान दें और इसको आगे शेयर करें अगर आप सच से सहमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।